नमस्कार विद्यार्थियों। आपने पिछले वीडियो के अंदर प्लांट टैक्सोनॉमी का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अब उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और एक उसी के क्रम में टॉपिक है नोमेनक्लेचर, नामकरण। नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर नामकरण। देखो, नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर की यदि हम बात करें, नोमेनक्लेचर की यदि हमें बात करें तो इसके अंदर पढ़ते हैं बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसे कहते हैं द्विनाम पद्धति। आप बताएंगे द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति इसकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले यह शब्द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गैस पॉर्ड बोहिन, गैसपोर्ड बोहिन नाम का एक साइंटिस्ट हुआ था। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर शब्द दिया था, मतलब द्विनाम शब्द का प्रतिपादन किया था। इसका विस्तृत अध्ययन, मतलब एक लार्ज स्केल पर इसकी स्टडी करने वाला साइंटिस्ट था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, इन्होंने इसका मतलब द्विनाम पद्धति का विस्तृत से अध्ययन किया था। इसका असली नाम था कार्ल वॉन लिने। ग्रीक भाषा का ये शब्द है कार्ल वॉन लिने। कैरोलस लिने का ये नाम है, ये कार्ल वॉन लिने। तो आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम, द्विनाम पद्धति का खोजकर्ता या जनक किसे कहा जाता है, तब आप कहेंगे साहब कैरोलस लीनियस को। किसको? कैरोलस लीनियस को। देखो, कैरोलस लीनियस ने दो बुक लिखी थी। कैरोलस लीनियस ने दो बुक लिखी थी। एक तो थी स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, और दूसरी बुक थी सिस्टेमा नेचुरी। कैरोलस लीनियस ने स्पीसीज प्लांटेरम तथा सिस्टेमा नेचुरी नामक दो बुक्स का प्रतिपादन किया था। तो सबसे पहले प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, कैरोलस लीनियस ने स्पीसीज प्लांटेरम, ये बुक है स्पीसीज प्लांटेरम, इसके अंदर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया था। देखो, स्पीसीज प्लांटेरम जो बुक का प्रतिपादन है, यह 1 मई 1753 1 मई 1753 को यह बुक प्रकाशित हुई थी। 1 मई 1753 को यह बुक जो है आपकी वो प्रकाशित हुई थी। तो इसके अंदर क्या किया था? प्लांट्स का क्लासिफिकेशन प्लांट्स का क्लासिफिकेशन इस बुक के अंदर किया गया था। इसका प्रकाशन 1 मई 1753 हुआ था। तो अब इस डेट के बाद में, इसके बाद में जो बोटनिकल नेम दिए गए थे वो नियम ही मान्य थे, अर्थात जितने भी प्लांट्स के बोटनिकल नेम दिए गए थे वो इस डेट के बाद ही मान्य थे। इससे पहले जो भी नामकरण दिए गए थे उनको इनवैलिड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इनवैलिड कर दिया, मतलब अमान्य कर दिया गया। इसके अंदर द्विनाम पद्धति के अंदर इस बुक में ये डेट है, इसके बाद की जो ये बुक है इसमें आप इसका विस्तृत से अध्ययन करेंगे। अब देखो, इसके बाद में ये जो एक बुक है ना, इसकी
यह 1 मई 1753 को प्रकाशित हुई थी। ये हो गई एक बात। हो अगली है कि इस बुक का सिस्टेमा नेचुरी बुक का 10th एडिशन, सिस्टेमा नेचुरी बुक का 10th एडिशन जो है उसके अंदर जितने भी एनिमल्स है ना, एनिमल्स उनके जूलॉजिकल नेम दिए गए थे। जितने भी एनिमल्स हैं उनके जूलॉजिकल नेम है वो सिस्टेमा नेचुरी बुक का 10th एडिशन है उसके अंदर दिए गए थे। इसका प्रकाशन 1 अगस्त, इसका प्रकाशन आप यहां पर लिख देंगे साहब 1 अगस्त 1758 को हुआ था। यही बात इधर है कि 1 अगस्त 1758 के बाद जितने जूलॉजिकल नेम दिए गए हैं वो सभी वैलिड हैं, और इससे पहले के जो जूलॉजिकल नेम दिए गए हैं जितने भी एनिमल्स के वो क्या कर दिए गए, इन वैलिड कर दिए गए। अब आओ साहब, ये तो हो गया। एक बार स्टॉप करना भी देखें। इससे अगली स्लाइड हम लेते हैं, इससे अगली स्लाइड हम लेते हैं। इसमें देखते हैं आईसीबीएन, आईसीबीएन इसका प्रकाशन 1961 में हुआ था। आईसीबीएन का प्रकाशन 1961 में हुआ था। इंटरनेशनल इसका पूरा नाम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। देखो कई बार यहाँ देते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है इंटरनेशनल कोड, यहाँ दे देते हैं 4, तो 4 वाला तो आपका क्या हो जाता है गलत, ये वाला सही है। ऐसे ही आता है एक ICZN, ICZN, ICZN इसका हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, सेम याद आएगा। इनकी फुल फॉर्म कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब आईसीबीएन का प्रकाशन 1961 के अंदर हुआ था। इसके रूल्स पढ़ते हैं, आईसीबीएन के कौन कौन से रूल हैं जिसके अंदर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया था, और इनके अंदर जो प्लांट्स के नाम थे वो दिए गए थे, किस प्रकार किस नियमों के आधार पर प्लांट्स के नाम दिए गए थे वो हम देखते हैं। तो इसके रूल्स देखेंगे। रूल्स, आईसीबीएन के क्या रूल्स हैं, आईसीबीएन के क्या रूल्स हैं। नामकरण, नोमेनक्लेचर, नामकरण 2 पदों में लिखा जाता है, 2 पदों में लिखा जाता है। नोमेनक्लेचर हमेशा 2 स्टेप्स के अंदर किया जाता है। अब 2 स्टेप कौन कौन सी होती हैं, 2 स्टेप कौन कौन सी होती हैं ये देखते हैं। पहला नाम तो होता है वंश का, पहला नाम मतलब प्रथम नाम, यहां आप ऐसे लगा देंगे, पहला नाम प्रथम नाम वंश का, वंश का होता है, वंश का, इसे आप कहते हैं जीनस, जीनस पहला नाम किसका आता है, जीनस का। इसे आप जेनेरिक नेम भी कहते हैं, जीनस का या जेनेरिक नेम, जीनस या जेनेरिक नेम। पहला नाम वंश का आता है जिसे जेनेरिक नेम भी कहा जाता है। सेकंड नाम दूसरा नाम जाति का होता है, जाति, जाति या आप बताएंगे स्पीसीज।
स्पीसीज का होता है, दूसरा नाम जाति का या स्पीसीज का होता है, जिसको आप क्या कहेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट या जाति संकेत पद भी इनको कहा जाता है हिंदी में, स्पेसिफिक एपिथेट। ये हो गए। जैसे हम इसका एक उदाहरण लेंगे, इससे पहले आगे मैं आपको और बता दूं। इसके अंदर पहला नाम वंश का हो गया, दूसरा नाम जाति का हो गया। अगली बात है कि जीनस का फर्स्ट नेम आप यहां बताएंगे। जीनस का फर्स्ट नेम, जीनस का फर्स्ट नेम, ये एफ हो जाता है कई बार, टी लिखते हैं तो। जीनस का फर्स्ट नेम, वंश का प्रथम जो नाम होता है वो हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। जीनस का फर्स्ट नेम हमेशा अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। अक्षरों में लिखा जाता है। इसके आगे जबकि, इसके आगे क्या लिखेंगे, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट, जबकि यहां लिखेंगे आप, जबकि जाति या, जाति को आप क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट, जबकि जाति या स्पेसिफिक एपिथेट को अंग्रेजी भाषा के छोटे अक्षरों में, छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। इसके बाद में स्मॉल लेटर्स के अंदर स्पेसिफिक एपिथेट, कैपिटल लेटर्स में जेनेरिक एपिथेट, इतना ध्यान रखना आपको। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि नोमेनक्लेचर जब करते हैं नामकरण, तो लिखते समय जो शब्द होते हैं ना उनको इटालिक व्यू में लिखा जाता है। तो लिख दें आप शब्दों को इटालिक व्यू में लिखा जाता है। शब्दों को इटालिक व्यू में लिखा जाता है तिरछे अक्षरों में। यहां आप बताएंगे इटालिक व्यू का अर्थ होता है तिरछे अक्षरों में, तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। नामकरण सदैव, अगली बात है नामकरण सदैव। नामकरण सदैव ग्रीक शब्दों में किया जाता है। ग्रीक भाषा, ग्रीक या आप इसे लैटिन भी कहते हैं कई बार, ग्रीक या लैटिन में लिखा जाता है। ग्रीक या लैटिन भाषा में क्यों लिखा जाता है? इसका अर्थ ये होता है कि जो ग्रीक भाषा है ये एक प्रकार की डेड लैंग्वेज होती है, मृत भाषा होती है। तो जिस भाषा को हम जितना अधिक काम में लेते हैं उसमें वेरिएशन या विभिन्नताएं या उसके अंदर जो अंतर होता है ना, डिफरेंस,
वो आने की संभावना ज़्यादा होती है। इस लैंग्वेज को बोलचाल की भाषा में सामान्यतया बहुत कम या न के बराबर प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए इनके सम्मान में इनका नामकरण किया जाता है, ग्रीक भाषा के सम्मान में। इसके बाद में हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तिरछे अक्षरों में लिख दिया। और लिखते समय एक बात है कि इंडियन नोमेनक्लेचर में इंडियन नोमेनक्लेचर में लिखते समय अक्षरों को अंडरलाइन कर दिया जाता है, अक्षरों को अंडरलाइन रेखांकित या अंडरलाइन कर दिया जाता है। ये होता है इंडियन लैंग्वेज के अंतर्गत। अब देखना, इस स्लाइड को आगे ले लेते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं इजी, इसके आगे हम और भी देखेंगे। जैसे है सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये है बॉटनिकल नेम आलू का, पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम या पोटैटो। पहला नाम है ये नाम, ये तो हो गया इसका जीनस, ये क्या हो गया इसका वंश, ये है भाई वंश। दूसरा नाम ये हो गया जाति का। फर्स्ट लाइन यही पढ़ी थी कि पहला नाम तो वंश का होता है तथा दूसरा जाति का होता है। इसे जेनेरिक नेम भी कहा जाता है, जेनेरिक नेम या जेनेरिक एपिथेट, जेनेरिक एपिथेट। इधर आ गई क्या स्पीसीज, तो स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट, ये आ गया जिनस, स्पीसीज, सॉरी स्पीसीज, स्पीसीज का। इनको थोड़ा तिरछे लिखते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं नीचे से, ऐसे इस तरह से अंडरलाइन कर दिया तिरछे। जैसे ये मान लो ऐसे लिख दिया आपको, कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। और एक ये भी कि जिस साइंटिस्ट द्वारा जो बॉटनिकल प्लांट खोजा गया था या जिसका नाम दिया गया था उसको क्या करते हैं, आगे कोष्टक के अंदर उसका नाम जैसे लीनियस ऐसे लिख दिया, ऐसे इसका नाम लिख देते हैं। ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर। अब देखना दो चार कुछ इंपॉर्टेंट शब्द, जूलॉजिकल और बॉटनिकल दोनों प्रकार के, एक बार बंद करना यार, ICBN और एक है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसके अंदर टोटोनिम्स, इसका अर्थ होता है पुनर्नाम,